शंभू जी खतरनाक होते, बहुत खतरनाक, इतना खतरनाक कि भोजन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। ये किसी को भी पाएंगे तो खा जाएंगे। सर्वहारी सबसे खतरनाक जीव सर्वहारी होता है। सर्वहारी ये कुछ भी पा जाएगा, मतलब XYZ सबको खा जाएगा। सर्वहारी में इंसान आ जाते हैं। आप देखे हैं कि जो अभी कुछ हाल ही में चीन से कोरोना वायरस निकला था, वो भी किससे निकला था? चमगादड़ से। अरे चीन वाले इतने खतरनाक होते हैं ना, चमगादड़ों को भी खा जाते हैं, उनसे सूप बनाते हैं, सूप पता नहीं कैसे पीते होंगे वो, वही जाने। सांप बिच्छू वगैरह सब कुछ खा जाते हैं। ये याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण में कभी भी होगा तो निर्माण होगा। तो निर्माण में आपको बताया था कि एनाबॉलिज्म मतलब उपचय की प्रक्रिया। जय हिंद, हमारे यूट्यूब चैनल PSS क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो है क्लास 10th का जैव प्रक्रम। ये लेसन 6 है। इस वाले वीडियो में हम पूरे जैव प्रक्रम से रिलेटेड सबकी सब जानकारी आपको देंगे एग्जाम के बेस्ड पर। अब यदि आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके बेस्ड पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। देखिए, जैव का मतलब होता है सजीव। कोई भी जीव जो आपकी पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो क्या होंगे? आपके जैव। प्रक्रम मतलब होता है प्रक्रियाएं, उनके अंदर जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं अभी हम आपको बताने वाले हैं। याद रखना कि जो भी जीव हैं वो दो ही प्रकार के पाए जाते हैं आपकी पृथ्वी पर, या तो पेड़ पौधे होंगे या तो जानवर होंगे। ठीक है, जानवर मतलब जो भी जंतु होंगे, यही दो प्रकार के जीव आपके पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अब इनके अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। वो प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? पहला है पोषण। सभी जीव पोषण करते हैं, मतलब भोजन को ग्रहण करते हैं और उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उनके द्वारा वृद्धि करते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं करते हैं। ये हो गया आपका भोजन पोषण। श्वसन क्या है? श्वसन सभी जीव सजीव जितने भी हैं वो श्वसन करते हैं। पेड़ पौधे हैं तो वो क्या लेंगे? आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, और जितने भी एनिमल मतलब जानवर हैं वो क्या लेंगे? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वायुमंडल से। ये हो गया आपका श्वसन, ऑक्सीजन को ग्रहण करना और उनसे ऊर्जा प्राप्त करना आपका श्वसन कहलाता है। उत्सर्जन क्या है? पोषण और श्वसन के माध्यम से, पोषण और श्वसन के द्वारा जो भी वेस्ट मटेरियल बच जाता है आपके शरीर में, जो भी आपके शरीर पचा नहीं पाता, उसे क्या कहते हैं? पोषण का वेस्ट मटेरियल कहते हैं। और उसी अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देना, शरीर से बाहर निकाल देना आपका उत्सर्जन कहलाता है। जनन क्या है? जनन वो प्रक्रिया है जिससे एक जीव से नया जीव उत्पन्न किया जा सके, एक जीव से दूसरा जीव उत्पन्न हो सके, वो प्रक्रिया आपकी जनन कहलाएगी। संवेदना को ग्रहण करना, ये क्या है कि आपके शरीर में पांच प्रकार के संवेदांग पाए जाते हैं। आपका जैसे कान हो गया, कान से क्या करते हैं? सुनते हैं। नाक हो गया, नाक से सूंघते हैं। जीभ हो गया, जीभ से क्या लेते हैं? टेस्ट लेते हैं। त्वचा हो गई, आपकी त्वचा से किसी को आप स्पर्श करते हैं तो आपका समझ में आ जाता है। आपका आंख हो गया, ये क्या है? आपके संवेदांग है। तो इसके द्वारा आप बहुत सारी प्रक्रियाएं को ग्रहण करते हैं, संवेदना को ग्रहण करते हैं। तो ये हो गया आपका टॉपिक। आपके ये ध्यान देना कि जो जैव प्रक्रम है इसमें इतने सारे टॉपिक को क्लियर करना है, तब आपकी जैव प्रक्रम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना कि ये जो जैव प्रक्रम प्रक्रियाएं होती हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, ये फिजिकली और फिजियोकेमिकली होती है। फिजियोकेमिकली मतलब भौतिक और रासायनिक रूप से दोनों तरीके से होती है। भौतिक मतलब क्या होता है? जो जैसे आप भोजन ग्रहण करते हैं, ये तो हो गया भौतिक, मतलब हाथ से उठाएंगे तभी तो भौतिक अंग काम कर रहा है ना। आपका जब अंग काम करेगा तो ये क्या है? भौतिक। और केमिकल क्या है कि जो भोजन तो ग्रहण कर लेते हैं हम, अब वो केमिकल बहुत सारे HCl मतलब जो भी केमिकल है, रसायन है आपके अंदर, शरीर के अंदर, वो क्या करते हैं? उनको पचाने का काम करते हैं। अब ये याद रखना कि ये जो फिजियोकेमिकली प्रक्रिया है, ये तो ये धीमे होंगी या फिर तेज होगी। फिजियोकेमिकली प्रक्रिया हो गई या फिर धीमे होगी या फिर तेज होगी। इनको सम्मिलित रूप से हम उपापचय कहते हैं। क्या कहते हैं? उपापचय। तो प्रक्रियाओं को कम या ज्यादा करना क्या कहलाएगा? उपापचय कहलाएगा। अब ये उपापचय, आपको ध्यान देना कि उपापचय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म। इसको सम्मिलित रूप से हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उपापचय, एक उपचय, एक अपचय। क्या? उपचय और अपचय दो प्रकार की हो गई। और उपचय का मतलब होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब होता है किसी को जोड़ना या निर्माण करना। एनाबॉलिज्म मतलब जोड़ना या फिर निर्माण करना। अपचय मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना। कैटाबॉलिज्म किसी चीज को तोड़ना। अब जो आपका भोजन ग्रहण करेंगे उसे तोड़ फोड़ देगा, भोजन ग्रहण करेंगे तो तोड़ फोड़ देगा, तो वो हो गया आपके कैटाबॉलिज्म। अब उपचय की प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी का निर्माण हो रहा है। निर्माण कैसे हो रहा है? ध्यान देना यहाँ पर कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में से जो 38 ATP है, ऊर्जा जानते हैं कि ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 38 ATP से एक ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। याद देखना, एनाबॉलिज्म मतलब निर्माण करना। 38 ATP से एक ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। और उसके बाद देखना कि प्रोटीन का निर्माण 10 और 10 एमिनो अम्ल से 20 एमिनो अम्ल से एक प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। आपके शरीर में
अमीनो अम्ल के 10 पाए जाते हैं, 10 अमीनो अम्ल आपके शरीर में पाए जाते हैं, जिसे हम अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। और 10 आवश्यक अमीनो अम्ल आपके भोजन के माध्यम से बाहर से लेते हैं, बाहर से लेते हैं उसे, ये जो बाहर से लेते हैं उसे हम आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। ये 10 और 10 मिलकर कितने हो जाएंगे? 20, और 20 अमीनो अम्ल से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है? ये भी क्या है? निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी? तो पौधे में ऊर्जा का निर्माण करेगी, भोजन का निर्माण करेगी। ये भी आप समझ गए। अब आप देखिए कि अपचय क्या होता है, इसको तोड़ फोड़ देता है। अपचय मतलब कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म मतलब तोड़ फोड़ देना, काट देना। किसी चीज को अगर काट देते हैं तो ये देन विखंडन हो रहा है, टूट रहा है। तो यहाँ पर जो पाचन की क्रिया होती है, तो पाचन की क्रिया में जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में तोड़ना आपका पाचन कहलाता है। अब पाचन में ध्यान देना बाबू कि जो आप भोजन ग्रहण करते हैं वो तो मोटा मोटा रोटी का टुकड़ा कैसे होता है? बड़े बड़े होते हैं। अब ग्रहण करते हैं तो वो डायरेक्ट थोड़ी ना पचा ले जाता है, उसको पहले क्या करेगा? तोड़ेगा, फोड़ेगा, मड़ोड़ेगा, फिर उसको लुगदी बनाएगा। लुगदी बनाने के बाद फिर वो आपका शरीर एब्जॉर्ब कर पाता है, उसको अवशोषण कर पाता है। नहीं तो डायरेक्ट आप पता लगा एक रोटी खा लिए, यहाँ पे जाकर अटक गया, अटकने के बाद वो पाचन थोड़ी ना हो पाएगा, फिर गुल्ले से बाहर निकल जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो होती है जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में तोड़ देना, कन्वर्ट कर देना, आपका पाचन कहलाता है। यहाँ पर भी तोड़ने की प्रक्रिया हो रही है। श्वसन क्या है? वायुमंडल से आप ऑक्सीजन नहीं ग्रहण करते हैं, वायुमंडल से आप वायु ग्रहण करते हैं। अब वायु में आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन होगा, आर्गन गैस होगा, ऑक्सीजन होगा, ये सारी गैसें उसमें मिक्स रूप से मिली रहती हैं। अब हम मिक्स रूप से जो भी गैसें उसमें मिली रहती हैं, वायु मिली रहती हैं, उनमें से हम सिर्फ क्या लेते हैं बाबू? ऑक्सीजन ही लेते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है? ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। बाकी जो बच जाते हैं उनको फिर वापस फेंक देते हैं, हम बाहर वायुमंडल में चले जाते हैं। अब वही वायुमंडल पेड़ पौधे जितने भी हैं वो क्या करते हैं? ढूंढते रहते हैं, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड आज हमारी नज़रों से बचने नहीं पाएगा, तो सभी कार्बन डाइऑक्साइड को नीचो खींच लेते हैं। अब वहाँ से क्या छोड़ देते हैं? ऑक्सीजन गैस। ये श्वसन की प्रक्रिया समझ में आ गई। अब ये ध्यान देना कि यहाँ पर जो उपचय और अपचय हो रहा है, उपचय और अपचय प्रक्रिया हो रही है, इसमें से इसका नियंत्रण कौन करता है? अरे बाबू ध्यान, ये भी पता होना चाहिए ना आपको कि ये जो उपचय और अपचय, तोड़ना या जोड़ने का जो भी कार्य हो रहा है, इसको कोई तो नियंत्रित करता होगा। तो जो नियंत्रित करता है उसको हम हार्मोन और एंजाइम कहते हैं। ये दोनों बाबू ध्यान, ये दोनों ऐसे यहाँ के चौकीदार हैं, बोलते तो पेट के चौकीदार हैं। इन दोनों का ये नियंत्रण करते हैं कि न तो तुम ज़्यादा बनाओगे न तो कम बनाओगे, आराम से काम करना बस। तो हार्मोन और एंजाइम क्या करते हैं? इनके प्रक्रिया पर नियंत्रण रखते हैं। और ये दोनों हैं क्या? एक तरह के प्रोटीन हैं। एंजाइम और हार्मोन क्या है? एक तरह के प्रोटीन हैं। अब देखना कि जैव उत्प्रेरक का काम कौन करता है? पता लगा आपकी प्रक्रिया धीमी हो रही है, मान लो आपके शरीर में भोजन ग्रहण कर लिए, वो पच नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर साहब भोजन कर लिए हैं, कई दिन से पच ही नहीं रहा, बहुत पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है। तो डॉक्टर क्या करेगा? आपको एक जैव उत्प्रेरक एंजाइम दे देगा, एंजाइम की कोई टेबलेट दे देगा या फिर कोई सिरप दे देगा, और कहोगे ले पी लो, आप चंगा हो जाओगे। तो वही आप एंजाइम वाला सिरप पी लेते हैं, तो उसके बाद आपकी प्रक्रिया थोड़ी सी तेज हो जाती है, जो भोजन ग्रहण कर रहे थे ना वो पचने लगता है जल्दी जल्दी। तो जैव मतलब होता है आपके शरीर में जो भी प्रेजेंट है जीवित रूप से। उत्प्रेरक मतलब होता है तेज करने वाला कारक है। उत्प्रेरक मतलब तेज करने वाला कारक। भोजन जो है पच नहीं रहा था, तो डॉक्टर आपका एक बायोकैटेलिक दे दिए, जैव उत्प्रेरक दे दिए। उत्प्रेरक के रूप में क्या देते हैं आपको? एंजाइम देते हैं। क्या देते हैं? एंजाइम देते हैं। तो वो एंजाइम क्या करता है? आपको उस प्रक्रिया को तेज कर देता है। और एंजाइम किसी भी जैव प्रक्रिया को धीमा या फिर तेज करने वाला कारक कहलाता है। एंजाइम क्या कहलाता है? किसी भी प्रक्रिया को धीमा या फिर तेज करने वाला कारक कहलाता है। यहाँ पर देखो कुछ टॉपिक लिखे, महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। ये से हमें किस चीज़ से ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती है और कैसे जल्दी मिल जाती है, ज़्यादा और जल्दी, और किस पदार्थ से हमें आसानी से ऊर्जा मिल जाती है। आसानी और जल्दी में अंतर है, ध्यान देना, आसानी और जल्दी में अंतर है। यहाँ पर देखो, पहले हम भोजन के माध्यम से जब भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें से किस पदार्थ से हमें जल्दी ऊर्जा मिल जाती है, मतलब अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अधिक ऊर्जा बाबू ध्यान देना कि यहाँ पर वसा से मिलती है। वसा जो आपका फैट होता है, तो फैट से हमें सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है 9.2 किलो कैलोरी। केसी का मतलब होता है किलो कैलोरी।
प्रोटीन से उसके बाद हमें ऊर्जा मिलती है 4.3 किलो कैलोरी, और कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यही प्रक्रिया सेम उल्टी हो जाती है, मतलब पलट जाती है जब श्वसन करते हैं। श्वसन के माध्यम से जब भी ऊर्जा का रूपांतरण होता है तो उसमें से कुछ से जल्दी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। जैसे आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो हमें तुरंत तोड़ फोड़ के क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है और ऊर्जा तुरंत बन जाता है। पता लगा 1 मिनट तक आप नाक बंद करे रहिए तो पता चल जाएगा ऊर्जा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। फिर आपको भोजन काम नहीं करेगा, फिर कहोगे भगवान ऑक्सीजन दे दो थोड़ा सा, तो वो छोड़ देता है तो आपको ऑक्सीजन मिल जाती है। तो ये क्या करता है, श्वसनीय पदार्थ से हमें किससे जल्दी से ऊर्जा प्राप्त हो जाता है और आसानी से। तो सबसे पहले हमें कार्बोहाइड्रेट से और वसा से, फिर प्रोटीन से। कार्बोहाइड्रेट से पहले वसा ऊर्जा जल्दी से मिल जाता है, उसके बाद वसा से आसानी से मिल जाता है, उसके बाद प्रोटीन से, सबसे लास्ट में प्रोटीन देता है। क्योंकि प्रोटीन में 4 तरह के तत्व पाए जाते हैं, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया और एक नाइट्रोजन हो गया। तो 4 तरह के प्रोटीन में पाए जाते हैं। इन दोनों में 3 तरह के तत्व पाए जाते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों में, ठीक है। इसलिए इन दोनों दोनों जल्दी टूट जाते हैं और हमें जल्दी ऊर्जा दे देते हैं। ये थोड़ा सा लेट में टूटता है क्योंकि ये जटिल होता है, ठीक है। तो ये उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। जैसे आप ध्यान दो कैसे ऊर्जा जल्दी मिल जाती है कार्बोहाइड्रेट से। देखो, जैसे कोई मान लो कोई मरीज है, उसे ऊर्जा तुरंत अभी बीमार होकर आ रहा है, हॉस्पिटल में जैसे भर्ती हुआ तो डॉक्टर क्या करेंगे, कहेंगे इसके अंदर ऊर्जा की कमी हो रही है, तो डायरेक्ट एक ग्लूकोज ठूस देते हैं, ले लो आप, तुम चढ़ते रहो, आपको जल्दी से आराम हो जाएगा, मतलब जल्दी से ऊर्जा आपको मिल जाएगी। तो डॉक्टर क्या करते हैं, तुरंत ग्लूकोज ठूक देते हैं जिससे उसको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अब ये याद रखना कि जो एंजाइम और हार्मोन है, ये दोनों क्या है, दोनों के दोनों प्रोटीन है। यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि एंजाइम और हार्मोन दोनों के दोनों क्या है, आपके प्रोटीन। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम पोषण पर। पोषण महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप नोट भी करते हुए चलिएगा, जैसे कि आपके एग्जाम की दृष्टि से ये क्लियर होता जाए, कोई भी समस्या इसमें ना हो। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम पोषण पर। ठीक है बाबू, आप ध्यान देना कि पोषण क्या कहलाते हैं। पोषण वह क्रिया होती है जिनसे जीव भोज्य पदार्थों का ग्रहण करते हैं, उनसे ऊर्जा प्राप्त करेंगे, उसके दौरान वृद्धि करेंगे और सभी जैविक क्रियाएं करते हैं, ये आपका पोषण कहलाता है। पोषण मुख्यतः 2 प्रकार से होता है, एक तो पादपों में होता है, एक जंतुओं में, सभी जीव जंतुओं में होता है। पादपों में जो भी पोषण होते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहलाते हैं, क्योंकि ये भोजन के निर्माण खुद करते हैं, दूसरों ऊपर आश्रित नहीं रहते हैं। उनमें से आपका सभी हरे पेड़ पौधे आ जाते हैं और कुछ जीवाणु आ जाते हैं। और एक पोषण वो होता है जिसको हम परपोषी फिर विषम पोषण कहते हैं। उनमें से आपके जो जीव आएंगे वो जीवाणु, ईस्ट, कवक, हाथी, मनुष्य, मच्छर आदि बहुत सारे जीव आ जाते हैं जो कि आपके विषम पोषी परपोषी पोषण कहलाते हैं। देखिए बाबू, ये जो जीव आएंगे इसमें ये क्या करते हैं, भोजन के लिए खुद को नहीं बनाएंगे, खुद से भोजन का निर्माण नहीं करेंगे, ये दूसरे पर डिपेंड रहेंगे। और किस पर डिपेंड रहेंगे, ये सब के सब इस पर डिपेंड रहते हैं, स्वपोषी पर भोजन के लिए ये लोग आश्रित रहते हैं। अब इन जीवों को देखते हुए कुछ जीव ऐसे होते हैं, इन जीवों को देखते हुए 3 भागों में इनको डिवाइड किया गया है, क्योंकि इनमें कुछ जीव ऐसे हैं जो कि भोजन के लिए सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहेंगे, जो भी गला हुआ सड़ा हुआ रहेगा उन पर डिपेंड रहेंगे। और कुछ जीव ऐसे हैं जो कि भोजन के लिए किसी भी सजीव पर निर्भर रहेंगे। सजीव मतलब उनसे आप भोजन को प्राप्त करेंगे, उनके ऊपर रहेंगे और उनसे ही भोजन प्राप्त करेंगे। और कुछ जीव ऐसे आ जाते हैं जो कि भोजन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वो किसी को भी खा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जीवों को देखते हुए उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी बाबू ध्यान देना कि जो भी जीव मृत जीवों पर निर्भर रहते हैं, मृत मतलब मरे हुए जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। अब मृतोपजीवी में क्या क्या आएगा आपका, मशरूम, ईस्ट, राइजोपस, कवक, फफूंद। जैसे आपका अचार देखे हो ना, अचार में कभी कभी सफ़ेदी पड़ जाती है, ऐसे सफ़ेद कर रंग की आपकी कवरिंग लग जाती है, उसे क्या कहते हैं, फफूंद कहते हैं या फिर कवक कहेंगे। और गांव की भाषा में तो भुअरी कहेंगे, भुड़की कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन आपकी बायो के मतलब विज्ञान की भाषा में क्या कहेंगे, आपको फफूंद या फिर कवक कहेंगे। तो ये क्या करते हैं, दूसरे जीवों पर, दूसरे सड़े गले पदार्थों पर आश्रित रहेंगे या फिर मृत जीवों पर आश्रित रहेंगे। आप देखिए एक और चीज़ देखे होंगे जो कुकुरमुत्ता, गांव की भाषा में कुकुरमुत्ता कहते हैं, और इसमें क्या कहेंगे, मशरूम। विज्ञान की भाषा में मशरूम कहेंगे, गांव की भाषा में कुकुरमुत्ता कहेंगे। वो क्या करते हैं, ऐसे छतली के जैसे होते हैं और अधिकतर बारिश के समय में वो ज़्यादा निकलते हैं। जो पैरे होते हैं ना, पहला वो सड़े गले पहले पर निकल आते हैं। और कभी कभी देखे होंगे कि जो
किसी पेड़ पौधे को काट दिया जाता है और वो सड़ने के बाद उन पर देखे होंगे कि कुछ ऐसी संरचना दिखाई देती है जैसे कि आपका छाते की जैसी संरचना होती है, जैसे कि आपको इमेज में दिखाया जा रहा है, सबका दिखाया जा रहा है आपका। अब चलिए परजीवी पोषण पर आते हैं। परजीवी मतलब होता है, पर मतलब होता है दूसरे, पर मतलब दूसरे, जीवी मतलब होता है जीव, जो भोजन के लिए दूसरे जीव पर डिपेंड रहते हैं, उनके ऊपर, सभी सजीव पर। लेकिन ध्यान देना क्या कि जो जो भी इसमें जीव आएंगे वो भोजन के लिए दूसरे सजीवों पर निर्भर रहेंगे। जैसे आपका जूं हो गया ना, अरे खजुआते रहेंगे, इसे खजुआते रहेंगे। क्यों खजुआते हैं पता है? जूं, लीक, खटमल ये सब पर जाते हैं, इसी वजह से क्या होता है वो परजीवी पोषण। वो क्या करते हैं, आपके शरीर पर रहेंगे और आपका खून चूसेंगे, आपको ही आपके से ऊपर भी रहेंगे और खून भी चूसेंगे। तो दोनों काम वो करते हैं, खून भी चूसना और आपके ऊपर रहना। तो ये क्या कहलाएगा? आपका परजीवी पोषण कहलाएगा, क्योंकि वो आपके ऊपर, आप तो जीवित हैं और वो आपसे ही भोजन का ग्रहण कर रहा है। और और क्या आ जाते हैं, जैसे खटमल हो गया, खटमल भी क्या खून चूसता है। और क्या आ जाएंगे आपका, देखिए कवक, कवक आ जाते हैं, कुछ कवक है, अस्तिलगो, पक्सिनिया, कुछ जीवाणु आ जाते हैं, अमरबेल, फीता कृमि, जूं, खटमल आदि। ये सभी जीव क्या करते हैं, भोजन के लिए दूसरों के जीवों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीवों के शरीर पर निर्भर रहेंगे। प्राणी संभोजी, अब देखते हैं कि प्राणी संभोजी खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक, इतना खतरनाक कि भोजन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। ये किसी को भी पाएंगे तो खा जाएंगे। और इनका जो भोजन ग्रहण करने का तरीका होता है, ये बहुत ही जटिल भोजन ग्रहण करते हैं। ये सब तो सिंपल तरीके से भोजन ग्रहण करते हैं, मतलब बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, लेकिन ये बहुत ही जटिल भोजन, जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो ऐसे भोजन के लोग ग्रहण करते हैं। अब जो जटिल भोजन ग्रहण करते हैं उनको पचाने के लिए कुछ तो चाहिए आपके शरीर में, तो इसलिए इनमें पाचन तंत्र पाया जाता है। भोजन को पचाने के लिए पाचन तंत्र पाया जाता है। और इसमें जितने जीव आ जाते हैं उसमें शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, शाका, मांसा, सर्वा, ये 3 प्रकार के जीव पाए जाएंगे। शाकाहारी क्या करते हैं, जो सिर्फ साग सब्जियों पर डिपेंड रहेंगे, मतलब जो भी पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे पर ये डिपेंड रहते हैं, ठीक है, उनसे ही अपना भोजन को ग्रहण करेंगे। उसके बाद आ जाता है मांसाहारी। ये जीव क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मांस पर डिपेंड रहते हैं। मांस मतलब जो भी, जैसे शेर हो गए आपके, गीदड़ हो गए, भेड़िया हो गए, ये सब क्या है आपके मांसाहारी। ये सिर्फ और सिर्फ मांस खाएंगे, साग सब्जी, फिर पत्ती, फूल, फल, ये सब कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ क्या खाएंगे, मांस अकेले, ठीक है। वो चाहे किसी का भी मांस हो जाए, चाहे इंसान का हो, जानवर का हो, पक्षी का हो, किसी का भी हो, वो सब का मांस खाएंगे। और उसके बाद आ जाता है सर्वाहारी, सबसे खतरनाक जीव सर्वाहारी होता है। सर्वाहारी ये कुछ भी पा जाएगा, मतलब XYZ सबको खा जाएगा। सर्वाहारी में इंसान आ जाते हैं। आप देखे हैं कि जो अभी कुछ हाल ही में चीन से कोरोना वायरस निकला था, वो भी किससे निकला था, चमगादड़ से। अरे चीन वाले इतने खतरनाक होते हैं ना, चमगादड़ों को भी खा जाते हैं, उनसे सूप बनाते हैं, सूप पता नहीं कैसे पीते होंगे वो ही जाने, सांप, बिच्छू वगैरह सब कुछ खा जाते हैं। तो ये जीव बहुत खतरनाक है। ये जो इसमें से इंसान, ये सबसे खतरनाक जीव है, ठीक है, सर्वाहारी में। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं प्रकाश संश्लेषण। मेन क्रिया क्या है, पादपों में पोषण। अब पादपों में पोषण को पढ़ेंगे, उसके बाद जंतुओं में पोषण पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं प्रकाश संश्लेषण पर, या फिर पादपों में पोषण कैसे होता है, ठीक है गाइस। अब ध्यान देना कि पौधों में पोषण कैसे होता है। तो पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधे क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन तथा जल के संयोग से कार्बोहाइड्रेट या फिर भोजन का निर्माण करते हैं, वो प्रक्रिया आपको प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब प्रकाश संश्लेषण में निर्माण होता है, हानि नहीं होती है। ये याद रखना कि प्रकाश संश्लेषण में कभी भी होगा तो निर्माण होगा। तो निर्माण में आपको बताया था कि एनाबॉलिज्म मतलब उपचय की प्रक्रिया हो रही है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि समीकरण के माध्यम से समझेंगे। ये तो परिभाषा हो गई, परिभाषा को आपको रटना नहीं है, समझना है। समझेंगे तो आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। पहले समीकरण के माध्यम से देखेंगे, फिर चित्र के माध्यम से देखेंगे, तो आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा प्रकाश संश्लेषण से रिलेटिव। तो ध्यान देना, यहाँ पर समीकरण में कोई भी पौधा हो वायुमंडल से क्या लेगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जड़ के माध्यम से पृथ्वी से आपका जल लेगा। उसके बाद क्या होता है, इन दोनों का संयोग होगा। लेकिन अब क्या होगा कि इन्हें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, तो सूर्य के प्रकाश की होने चाहिए। फिर उसके बाद जिन पौधों में होगा, जिन पत्तियों में होगा, उनमें क्लोरोफिल होगी ही जरूर। तो क्लोरोफिल और सूर्य की सहायता से
क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण ग्लूकोज के रूप में करते हैं, जो कि मंड का एक प्रकार है। ठीक है, तो C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज का अनुपात क्या होता है, ये अनुपात ध्यान देना। तो कभी भी आप कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला नहीं भूलेंगे। तो इसका 1:2:1 होता है, 1:2:1 होता है। अगर यहाँ पर 6 है, कार्बन के 6 अणु है, तो हाइड्रोजन के 12 होंगे, 6, 12 और 6। ठीक है, ये इनका अनुपात है, 1:2:1। अब देखिए क्या मुक्त होता है इसमें। जब ये प्रक्रिया हो जाएगी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाएगी, भोजन का निर्माण हो जाएगा। भोजन के निर्माण के बाद आपका ऑक्सीजन मुक्त होगा। आज जानते हैं कि पौधे श्वसन के पश्चात क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर मुक्त होगा। उसके बाद जो जल होगा, जल वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा वो भी वाष्प में बदल जाएगा, वाष्प के द्वारा वो भी आसमान में उड़ जाएगा। अब यहाँ पर बिल्कुल चित्र के माध्यम से देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए बाबू, यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर पूरा वायुमंडल है। ठीक है, वायुमंडल से क्या ले रहे हैं, पत्तियां आपका कार्बन डाइऑक्साइड ले रही हैं, और जल से क्या ले रही है, H2O। पृथ्वी से जल के माध्यम से H2O ले रही है। H2O मतलब जल होता है। अब जल और कार्बन डाइऑक्साइड का संयोग हुआ, उसके बाद सूर्य का प्रकाश आया। सूर्य का प्रकाश और पत्ती, चूंकि पत्ती है, पत्ती में हरित लवक होता ही है। अब ये हरित लवक के माध्यम से, हरित लवक की सहायता से क्या करेगा, भोजन का निर्माण करेगा। ग्लूकोज या फिर मंड के रूप में वो भोजन का निर्माण होता है, पत्तियों में या फिर फलों में होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब भोजन का निर्माण हो जाएगा, उसके पश्चात क्या होगा, ये ऑक्सीजन के रूप में जो भी मुक्त होना है। आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जब लेगा तो ऑक्सीजन को मुक्त करेगा। यहाँ पर क्या मुक्त कर रहा है, ऑक्सीजन को मुक्त कर रहा है। ठीक है, अब जो बचता है, उसके बाद जो जल यहाँ से लेकर आया है, इन जल में कुछ बच जाता है। जो जल, ये देखो 6H2O बच रहा है, जल के 6 अणु बच रहे हैं। अब इन 6 अणुओं को पत्ती स्टोर करके नहीं रखती है, अपने पत्तियां अपने पास संग्रहण करके नहीं रखती हैं। ये क्या करती हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा उड़ा देती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। इन रंध्रों के द्वारा जब प्रकाश खुलता है, प्रकाश की उपस्थिति में ये रंध्र खुल जाते हैं, तो क्या करते हैं, जल को वाष्प बनाकर उड़ा देती हैं। अब रात्रि में ये प्रक्रिया बंद हो जाती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हमेशा जब भी होगी तो दिन में होगी, रात्रि में नहीं होगी, ये याद रखना। ठीक है, तो ये आपका समझ में आया कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, कि पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं। उसके बाद क्लोरोफिल की मदद से जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से जो भी निर्माण करते हैं वो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इस प्रक्रिया को आपका प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब ध्यान देना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है। कुछ तत्व कौन कौन से हैं, तो जो भी आवश्यक पदार्थ हैं हमारे, तो सूर्य का प्रकाश हो गया। सबसे पहले क्या है, आपका सूर्य का प्रकाश होना अनिवार्य है। अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। अब उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का भी होना अनिवार्य है, क्योंकि पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। अब उसके बाद है कि पर्णहरिम पौधों में अगर क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के जो भी हरित लवक होता है, हरित लवक आप जानते हैं कि उसकी संरचना यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। उनके ग्रैनम में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब उसके बाद क्या होता है कि जल का भी इनकी आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप देख लो कि पृथ्वी से क्या ले रहे हैं, जल के द्वारा वो जल को ग्रहण कर रहे हैं। तो इन 4 चीज़ों की आवश्यकता उन्हें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। तो पहला सूर्य, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरिम और जल, 4 चीज हो गया। अब उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो हो गई, ये होना जरूरी क्यों है, इसका महत्व क्या है। तो महत्व की बात करेंगे, ये एग्जाम से रिलेटिव ये सारे क्वेश्चन आते हैं। आपको ध्यान देना कि जो प्रकाश संश्लेषण का महत्व है ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो महत्व होता है, ये भोजन का निर्माण, पहला काम क्या है, भोजन का निर्माण करता है। इससे सभी जीव अपना भोजन पोषण करते हैं। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है कि ये ऑक्सीजन का निर्माण करता है, ऑक्सीजन का निर्माण करता है जिससे कि सभी जीव जो भी जंतु हैं वो ऑक्सीजन लेकर अपना शोषण कर सकें। दो महत्व हो गया। तीसरा महत्व यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से ग्रहण करता है, जिससे कि पूरा वायुमंडल शुद्ध रहता है। ये तीसरी प्रक्रिया हो गई। और इनके ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखता है। उसके बाद अगली प्रक्रिया है कि करोड़ों वर्ष पूर्व प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है कि जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो करोड़ों वर्ष पूर्व सड़े गले पदार्थ रहते हैं जो
समुद्र की तली में दब जाते हैं। और समुद्र की तली में दबने के बाद क्या होता है कि उनके ऊपर मिट्टी की परत चढ़ जाती है, और मिट्टी की परत चढ़ने के बाद उनमें बहुत ही ज़्यादा दाब तथा ताप के कारण वो किस में बदल जाते हैं, पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। और वही पेट्रोलियम से हमारा कच्चा जो तेल आता है, जो जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं, उसका वो आता है, तो उसमें से बहुत सारे तेल बनते हैं, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, केरोसिन, ये सारे पदार्थ उसमें से बनाए जाते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बाबू आपके लिए जंतुओं में पोषण कैसे होता है इसको डीपली बताएंगे, और वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको आप देखना ना भूलिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए हम मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।